This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। नोएडा एक्सटेंशन और गुड़गांव के कुछ इलाकों में प्रदूषण की वजह से निर्माण रोकने के आदेश। बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए रियल एस्टेट उद्योग कर रहा है क्या उपाय। भिवाड़ी के बाजार का जायजा लेंगे, देखेंगे कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट। और इस बार त्योहार का मौसम भी क्यों नहीं लाया बिक्री की बहार। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने नोएडा एक्सटेंशन और गुड़गांव के कुछ इलाकों में प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। नोएडा एक्सटेंशन में NH24 से लेकर 4 मूर्ति चौक का 2 किलोमीटर का इलाका और गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड के दोनों तरफ के इलाके पर निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई है। ट्राइब्यूनल ने ये कदम मीडिया में लगातार आ रही रिपोर्ट्स के बाद उठाया। इसके अलावा कुछ ही दिन पहले पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह दावा किया था कि 15 दिन के अंदर वो कंस्ट्रक्शन उद्योग से पैदा होने वाले प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिशा निर्देश जारी कर देंगे। दरअसल कंस्ट्रक्शन से पैदा होने वाली धूल के कण यानी पार्टिकुलेट मैटर 10 या PM10 सांस के जरिए हमारे शरीर में जाकर हमारे फेफड़ों में जम जाते हैं। इनका आकार ऐसा होता है कि ये फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एस्थमा, सिलिकोसिस, सिलिको टीबी जैसी बीमारियों के अलावा कैंसर तक की वजह बन सकते हैं। अब जरा सोचिए, नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि NCR में पिछले एक दशक में करीब 1 लाख हेक्टेयर तक के इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुड़गांव सबसे आगे हैं। और कुछ ऐसे ही बड़ा है हवा में रेस्पिरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर या RSPM का स्तर। 2007 में 161 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर था, जो 2014 में बढ़कर 316 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हो गया। हालांकि ईंट के भट्टों को तो 1996 में दिल्ली से बाहर जाने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन दिल्ली से बस बाहर निकलते ही ये पनप रहे हैं और दिन ब दिन नए भट्टे मिलकर दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। तो दिल्ली में बढ़ रहा प्रदूषण सिर्फ गाड़ियों के धुएं की वजह से नहीं है, बल्कि कंस्ट्रक्शन की वजह से उड़ रही धूल की वजह से भी है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अरुण सहाय, जो कि स्टेट चेयरमैन हैं बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और CEO हैं आलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड के। साथ में हैं हमारे डॉक्टर प्रदीप्तो घोष, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं MOEF और डिस्टिंग्विश्ड फेलो TERI। तो टेरी से जुड़े हुए हैं वो। आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आकर इस पूरी चर्चा में हिस्सा लेने के लिए शुक्रिया। शुरुआत आपसे करना चाहेंगे डॉक्टर घोष। क्या पार्टिकुलेट मैटर का जो हमारी हवा में है, क्या वाकई में इतना असर पड़ता है? क्योंकि गाड़ियों को हम हमेशा जिम्मेदार मानते आए हैं धूल के लिए, प्रदूषण के लिए, धुएं के लिए, लेकिन क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का इतना असर पड़ता है? ये दिल्ली और NCR में जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है उसके सोर्सेज तो कई हैं। एक तो और वो जो कि जिसका सबसे बड़ा हिस्सा है वो तो व्हीकुलर पोल्यूशन, जो कि गाड़ियों से जो धुआं निकलती है। दूसरा है कि जो धान जलाई जाती है पंजाब हरियाणा में, ख़ास तौर से ये जो पैडी का स्ट्रॉ होता है वो जो जलाई जाती है, और वो जलाई जाती है जो एंड ऑफ अक्टूबर से मिडल ऑफ नवंबर तक। तीसरा है जो एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में होता है, तो उससे धूल काफ़ी उसकी पैदावार काफ़ी होती है। और फिर ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की वजह से भी ये पार्टिकुलेट एमिशंस
भी मतलब ये इनका भी भाग है प्रदूषण में। तो ये सब सोर्सेज हैं। अब जो PM 2.5 है जो सबसे ज़्यादा हानि करती है वो तो ज़्यादा तौर से व्हीकुलर पोल्यूशन से है और ये बायोमास बर्निंग से है। और PM 10 काफ़ी मात्रा तक ये एग्रीकल्चरल ऑपरेशन से आती है और ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से भी आती है। तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, मतलब एक सिग्निफिकेंट हिस्सा है इनका। शहर के एनवायरनमेंट को देखते हुए कि जितना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जैसे मैंने कुछ आंकड़े बताए कि करीब 1 लाख हेक्टेयर पिछले 10 सालों में डेवलप किया गया है दिल्ली NCR के इलाके में, लगभग 1 लाख हेक्टेयर से थोड़ा ही कम। तो ऐसे में एक सिग्निफिकेंट या इतना असर डाल पाता है ये, क्योंकि अभी हम देखते हैं हमारे चारों तरफ जिस तरह धूल की परत सी रहती है, क्या ये सब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से हो रहा है? नहीं, सब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से नहीं हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस की वजह से भी काफ़ी होता है। और फिर PM 2.5 वो तो धुएं की वजह से होता है। धुआं मतलब एक तो व्हीकुलर पोल्यूशन और दूसरा ये धान का जो भूसा होता है उसको जलाने से होता है। तो प्रदूषण के तो कई सोर्सेज हैं, उनमें से कुछ भाग तो ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से भी आता है। सरकार एक मुद्दे पर इस वक्त सिर्फ ध्यान दे पा रही है। ऐसे में आप मुझे बताइए कि अरुण जी, कि अगर सरकार सिर्फ आप लोगों पे ही यहाँ पे लगाम कसना चाहती है और कह रही है कि ये काफ़ी हार्श सा भी आदेश आया है कि इतना और इतना एरिया जो है नोएडा एक्सटेंशन और गुड़गांव का, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही नहीं होगा, तो अगर इस तरह के हार्श आदेश आने शुरू हो जाते हैं तो इसका क्या असर आप लोगों के ऊपर पड़ेगा? मेरा मानना है कि गवर्नमेंट हमेशा रिएक्टिव मोड में रहती है, एक्टिव मोड में नहीं होती। यदि इस तरह की अवेयरनेस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बहुत पहले से एक शुरू होती तो ये आज सिचुएशन डेवलप नहीं होती। जैसे मेरे डॉक्टर घोष ने बताया कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्च और अप्रैल में कोई नया फिनोमिनन नहीं है, और ये हम लोग हमेशा देखते आए हैं कि ये मेजर कंट्रीब्यूशन एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का रहता है जब ये धान की फसल कटती है। और कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी, हाँ मेरा मानना है कि यदि पीछे कुछ दिल्ली NCR में जितनी बड़ी है ये एवरेज से कहीं ज़्यादा रही है और इसका असर ज़रूर रहा होगा, पर इतना कंट्रीब्यूशन उसका कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के ऊपर ही स्ट्रिक्टनेस लाई जाए और उसको कहा जाए कि ये बंद कर दिए जाएं काम, तो बड़ा रिएक्टिव मोड है जो कि बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। जी, यहाँ पे एक आंकड़ा और मैं बताना चाहूँगी, वो ये है कि 2011 में एक स्टडी हुई थी नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की मुंबई में, जिसका कहना है कि कंस्ट्रक्शन जो है और अनपेव्ड रोड डस्ट, मतलब सड़कों पे पड़ी जो पेव नहीं हुई हैं सड़कें, उन पे पड़ी धूल जो है वो 38% वजह हैं एमिशन लोड की, पार्टिकुलेट मैटर की। तो घोष साहब, क्या शहरों में ये एक बड़ा प्रॉब्लम है बनस्पत इसके कि छोटे इलाकों में? ये जो अनपेव्ड रोड से जो डस्ट रीसस्पेंशन होती है, जो गाड़ियाँ जो ये रोड के शोल्डर में जाती हैं और अनपेव्ड होती है, उससे बराबर मतलब धूल उड़ती है, तो इससे काफ़ी प्रदूषण होता है। और इसके साथ भी मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है उसका भी थोड़ा भाग है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो हिंदुस्तान में चल रही है, दिल्ली NCR जैसे इलाकों में चल रही है, क्या वहाँ पर जो कानून पहले से गाइडलाइंस हैं, क्या नियम हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है? कुछ रिस्पॉन्सिबल बिल्डर्स हैं जो कि ज़रूर फॉलो करते हैं, और कई बिल्डर्स हैं जो कि फॉलो नहीं करते, और इसमें इन्फोर्समेंट मेरे ख्याल थोड़ी सी कमी है। और मैं ये नहीं समझता कि ये जो गाइडलाइंस हैं इनको फॉलो करना कोई मुश्किल बात है, क्योंकि ये बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, कोई ज़्यादा खर्चे वाली भी बात नहीं है। तो जो बिल्डर्स इस वक्त ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते, उनको तो मैं ये सलाह दूंगा कि वो ज़रूर फॉलो करें और मतलब इस समस्या से वो की चपेट में ना आए। सहाय जी, आपसे हालांकि ये सवाल पूछना इसका कोई तुक ज़्यादा नहीं बनता है, लेकिन आपसे पूछना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, क्या कंस्ट्रक्शन की जो कंपनियां हैं, जो बिल्डर हैं, वो इसको फॉलो करते हैं, या आप लोगों को ये नियम कानून कुछ ज़्यादा ही लगते हैं? नहीं, काफ़ी चीज़ें तो ऐसी हैं जो इन्फोर्स की जा सकती हैं और कुछ हद तक की भी जा रही हैं। आपको एग्जांपल मैं मेट्रो का दूंगा। मेट्रो प्रोजेक्ट जितने भी हैं वहाँ पर गाइडलाइंस कुछ इस तरह की पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ले की जाती हैं, और जिसकी एक कॉस्ट भी उनको कॉन्ट्रैक्टर्स को पे की जाती है,
जिसकी वजह से वो लोग वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो जाते हैं। और प्रोजेक्ट की वॉल्यूम भी बड़ी है, प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूशन एजेंसीज़ हैं वो भी बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, तो वो एनफोर्स कर पाती हैं, क्योंकि एक पहली बात उनको अवेयरनेस भी है, उसको उनको पे भी किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से वो एनफोर्स हो जाती हैं। बाकी रहे छोटे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर्स कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को पता भी नहीं होता और ना ही उसकी कोई जो कॉस्ट है, ना तो उसका कोई ओन करना चाहता है। तो हर चीज़ की एक कॉस्ट है। यदि हम उस कॉस्ट को ओन करें, या तो वो ओनर डेवलपर करे या कॉन्ट्रैक्टर करे, तो डेफिनेटली चीज़ें एनफोर्स हो सकती हैं। इसके लिए मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा सेफ्टी का। आज से कुछ समय पहले तक सेफ्टी हिंदुस्तान में एक बहुत नया विषय था, जिसको एनफोर्स करने में समय लगा। पर समय अब आज ये सिचुएशन है कि आप छोटे से प्रोजेक्ट रोड पे भी यदि कोई कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है, तो वहाँ भी आपको वर्कर जो है हेलमेट और शूज़ पहने दिखेगा, सेफ्टी बेल्ट्स लगाए हुए लोग बिल्डिंग के ऊपर दिखेंगे। ये क्यों हुआ? ये एक तो अवेयरनेस लाई गई, एक अवेयरनेस के साथ इसकी एक कॉस्ट भी मानी गई कि भाई ये कंस्ट्रक्शन की एक कॉस्ट है, और उस कॉस्ट को रीइंबर्स भी किया गया कॉन्ट्रैक्टर्स को। तो जिससे कि अब ये एक सच्चाई बन गई है कि सेफ्टी हर प्रोजेक्ट पे एनफोर्स हो रही है। और इसी तरीके से कोई कारण नहीं कि हम एनवायरनमेंट को अच्छा रखने के लिए, पॉल्यूशन चेक के लिए, इस प्रदूषण से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से जो हो रहा है उसको बचाने के लिए हम एनफोर्स कर सकें। जी, लेकिन डॉक्टर घोष, क्या इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं, क्या इन पे किसी तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं? क्या कभी कोई टीम्स जाकर के कभी ये देखती हैं, चेक करती हैं कि यहाँ कानूनों को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं? वैसे ये जो इन्फोर्समेंट का जो दायित्व है, ये तो बटा हुआ है। एक तो लोकल गवर्नमेंट जो की है, तो एक तो दायित्व उनका बनता है, दूसरा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स का दायित्व बनता है। और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स में रिसोर्सेज इतने कम हैं कि वो कर नहीं पाते, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनमें भी मतलब उनकी भी कैपेसिटी बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि वो इफ़ेक्टिवली इन्फोर्स कर पाए। जी, अरुण जी, आपने ये बात बोली कि सेफ्टी एक तरह से अब हिस्सा बन चुकी है, उसी तरह पोल्यूशन कंट्रोल पे भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन वो मौका कब आता है जब इसकी कॉस्ट को सम्मिलित किया जा सकता है? आखिर वो चेंजिंग फैक्टर क्या रहता है? क्या कानून कोई निकले कि अब ये कंपलसरी कर दिया जाए कि हाँ, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी भी टेंडर निकाल रही है, तो उसको प्राइवेट डेवलपर भी निकाल रहा है, तो उसको ये कॉस्ट फैक्टर लेना ही होगा? तो आप एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या चाहेंगे एक डेवलपर और एक सरकार की तरफ से? देखिए, गाइडलाइन तो बहुत ज़रूरी है। गाइडलाइन के बाद अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना भी ज़रूरी है कि उस गाइडलाइंस को किसने एनफोर्स करना है। जी, तो उसमें डेवलपर और कॉन्ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन कंपनी का, दोनों का ही एक कंबाइंड और जॉइंट एफर्ट होना चाहिए। वही दोनों मिलकर इसको एनफोर्स कर पाएंगे। और गाइडलाइंस में फेजेस में आए बनस्पत की हम ये कहें कि जी काम कल से ही, हमने जैसे बताया आपने कि नोएडा में और गुड़गांव में काम बंद कर दिए गए, वो एक सोल्यूशन नहीं है। यदि यही फेज्ड मैनर में चीज़ें आती तो लोग इसको एक्सेप्ट करते और एनफोर्स करने में भी दिक्कत नहीं आती। कुछ जगह पे कुछ चीज़ों की लिमिटेशन होती हैं जो आज की ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन स्टेज पे एनफोर्स नहीं कर पाई जा सकती। पर यदि इनिशियल स्टेज पे ही यदि एक मैनेजमेंट, साइट मैनेजमेंट को बताया जाए कि ये सब होना है, तो उसके लिए एक पर्याप्त जगह भी रखी जाती है, पर्याप्त एफर्ट भी किए जाते हैं। कई चीज़ें तो ऐसी हैं कि व्हीकुलर ट्रैफिक साइट के अंदर कंट्रोल चले, जिससे कि मिट्टी नहीं उड़े। वेजिटेशन स्टेबलाइजेशन हो, पेड़ पौधे पहले ही लग जाएं जिससे कि मिट्टी की सेटलमेंट हो, पानी के स्प्रिंकलर लगे, पानी से सॉइल की स्टेबलाइजेशन हो, एक्स्ट्रा अर्थ वहाँ पे रखा ना जाए साइट पे। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो पहले ही जब साइट शुरू होती है, जब प्लान की जाएंगी तो एनफोर्स होनी बहुत आसान होती हैं। अब किसी इस स्टेज पे किसी साइट पे ये कहना जहाँ पर स्पेस ही नहीं है कि आप ये ना करें ये करें, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, ये मेरा मानना है। जी, अगर हम आंकड़ों को देखें तो कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो 2 लाख स्क्वायर फुट के ऊपर की होती है, चाहे वो सरकार की हो या निजी हो, उसमें क्लियरेंसेस लेने पड़ते हैं, सरकार की तरफ से लेने पड़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लेने पड़ते हैं, और करीब करीब 70 एनवायरमेंटल सेफ्टी पैरामीटर्स हैं जिनको मानना पड़ता है। यहाँ डॉक्टर घोष, मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्या 70 का ये जो बोझ है वो नहीं ले पा रहे हैं निजी डेवलपर और कंस्ट्रक्शन कंपनीज, या ये 70 ज़रूरी ही हैं? और क्या हमारे देश में ही ज़्यादा आर्केक लॉज हैं या ऐसे लॉ हैं जिन्हें मानना मुश्किल हो रखा है, या ये लॉ सही है हमारे देश के लिए?
ये तो बिल्कुल आर्केक नहीं है, क्योंकि ये लॉज तो लागू हुई थी 2006 में जी। और ये काफ़ी एक्सपर्ट कंसल्टेशंस के साथ ही ये गाइडलाइंस बनी और प्रत्येक इंडस्ट्री के लिए भी ये गाइडलाइंस बनी है। और ये गाइडलाइंस इसलिए बनी है ताकि जो बिल्डर्स हैं और प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट्स हैं उनको एग्जैक्टली मालूम पड़े कि क्या क्या इनके इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं जिन पर इनको ध्यान देना चाहिए एनवायरनमेंट के दृष्टिकोण से। तो ये तो आर्केक नहीं है और लेकिन ये ज़रूर है कि ये पालन नहीं होते। हालांकि ये जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट प्लान है ये ज़रूर सबमिट करते हैं और फिर इसके आधार पे क्लियरेंस मिलता है, लेकिन क्लियरेंस के बाद ये अधिकतम देखा गया है कि इनकी पालन नहीं होती। जी। अरुण जी, दूसरे देशों में आप जाइए, कंस्ट्रक्शन वहाँ पे भी होता है, बीच शहर के होता है, एक पूरी बिल्डिंग गिरा दी जाती है और बिल्डिंगों के बीच में नई बिल्डिंग बना देते हैं। धूल इस तरह से नहीं पैदा होती जिस तरह से हमारे यहाँ हो रहा है। और दिल्ली में भी मैंने देखा है, जब साउथ दिल्ली के 4 मकानों बंगलों के बीच में एक बिल्डिंग रीडेवलप हो रही है तो उसको अलग ही तरीके से किया जाता है, जबकि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएं जहाँ नए इलाके में बिल्डिंग बन रही है वहाँ बिल्कुल धूल उड़ रही है, कोई कॉर्डन ऑफ नहीं किया हुआ है, बिल्कुल अलग तरीके से किया जाता है। आखिर ये फ़र्क क्यों है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और हमारे स्टैंडर्ड्स में? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यदि हम मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ फॉलो हो रहे हैं। मुंबई में आप देखें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, स्काई स्क्रेपर जो बन रहे हैं, वहाँ पर भी सिमिलर सिचुएशंस हैं। प्लॉट एरिया उतना ही है जितने में बिल्डिंग बन रही है, पर वहाँ पर वो सारी चीज़ें इन्फोर्स की जाती हैं जो कि बाहर हो रही हैं। एट द एंड ऑफ द डे कॉस्ट जो है वो एक इशू बन जाता है। जैसे आपने खुद कहा कि नोएडा में क्यों नहीं इन्फोर्स हो पाता, साउथ दिल्ली में हो जाता है। साउथ दिल्ली में कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कंपेयर टू द फाइनल प्रोडक्ट बहुत कम है। 20,000 25,000 रुपये स्क्वायर फीट में यदि कोई प्रॉपर्टी बिक रही है तो उसमें कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट तो वही 2,500 रुपये, 10% 15%। तो वहाँ पर वो चीज़ें एनफोर्स हो जाती हैं कि वहाँ पर जो कंक्रीट भी है वो सब रेडी मिक्स कंक्रीट आती है, चारों तरफ से प्लॉट की बैरिकेडिंग भी हो जाती है, शीटिंग हो जाती है, डस्ट नेबर्स के या कहीं आसपास नहीं जाएं, कंक्रीट आती, बाहर मटेरियल नहीं डलता रोड पे, एक बार स्टिल्ट बन जाता है तो सारा मटेरियल अंदर ही रखा जाता है, ऊपर कंस्ट्रक्शन होती रहती है। अब लोगों को पता भी नहीं लगता कंस्ट्रक्शन कब होके ख़त्म भी हो जाती है। पर एट द वो फाइनली क्योंकि कॉस्ट वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की एक फाइनल प्रोडक्ट से बहुत कम है तो वहाँ लोग इसको कॉस्ट को बेयर कर लेते हैं। जहाँ पर 4,000 रुपये स्क्वायर फीट या 3,500 रुपये स्क्वायर फीट का ही फ्लैट फाइनल बिकना है तो वहाँ पर ये शायद चीज़ें में कहीं केयरलेसनेस रह जाती है, एनफोर्स नहीं हो पाती है। जी। डॉक्टर घोष, आप क्या मानते हैं कि अगर ग्रीन बिल्डिंग, जो ग्रीन कंस्ट्रक्शन, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन होता है, अगर वो किया जाता है तो उस पर जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, जो खर्च ज़्यादा आएगा, क्या भारतीय कस्टमर या भारतीय लोग तैयार नहीं होंगे? चाहे वो कंस्ट्रक्शन की क्यों बात करें, कोई भी प्रोडक्ट हो, जब उसमें ग्रीन टैग लग जाता है उसकी थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाती है। क्या आपको लगता है कि भारतीय अभी तैयार नहीं है उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को देने के लिए? नहीं, मैं तो नहीं समझूंगा कि ये कस्टमर जो है वो तैयार नहीं है कॉस्ट बेयर करने को। और मुझे जो लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है बिल्डर्स में, और वो जो कंपटीशन है वो एक मतलब दृष्टिकोण से वो देखते हैं, वो मतलब ये कि ये कॉस्ट के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो फिर अगर एक ही पैरामीटर से compete करें तो फिर ये कस्टमर फिर ये इस बात को कंसिडरेशन में नहीं ले पाता कि ये एक बिल्डिंग ग्रीन है और एक बिल्डिंग मतलब ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट उसकी ज़्यादा है। और ये मतलब कस्टमर को पूरा मतलब ये फैक्टर नहीं कर सकता कि जो ग्रीन बिल्डिंग है उसमें उसको पानी की सहूलियत हो जाएगी, उसमें बिजली का खर्चा कम हो जाएगा, उसमें वो ग्रीनरी ज़्यादा होगी। ये सब चीज़ें कस्टमर के सामने नहीं रखा जाता है। जी, तो अगर समझाया जाए तो कस्टमर देगा पैसे, और सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़रूरी है। अरुण जी, यहाँ मैं आपसे आखिरी में ये जानना चाहूँगी कि आप लोगों की तरफ से, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने काम करना है, आप लोगों को एक लोएस्ट
कॉस्ट देकर के काम करना होता है, लेकिन क्या आपका जो क्लाइंट है जो आपसे काम करवा रहा है उसके अंदर अवेयरनेस लाने के लिए क्या आप लोगों की तरफ से भी कोशिश की जा सकती है? क्योंकि कई आर्किटेक्ट्स आजकल इस तरह से काम करने लगे हैं कि वो अपने आप को पोजीशन करते हैं कि हम ग्रीन वर्क करते हैं, सस्टेनेबल वर्क करते हैं, तो क्या कंस्ट्रक्शन कंपनीज भी अपने आप को पोजीशन कर सकती हैं? क्या आप ऐसा फ्यूचर देखते हैं? नहीं, डेफिनेटली। अब ग्रीन बिल्डिंग जहाँ तक बन रही है उसमें तो रोल आर्किटेक्ट और ओनर का ही रहेगा, पर हाँ एनफोर्स में ये करना कि प्रदूषण ना हो कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसमें कंस्ट्रक्शन कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो उसमें ज़रूर ये एनफोर्स हो सकता है। और मेरे ख्याल से अब जिस तरह की बात उठी है, लोगों के जहन में ये बैठना शुरू हो गया है कि ये एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट को क्लीन रखने के लिए हमारी तरफ से एक यदि नेगेटिविटी है तो उसको हमें दूर करनी है और हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट देना है। तो उसके लिए जो भी प्रिकॉशंस प्रिवेंशंस चाहिए वो की जाए। जी, तो अच्छा इन्वायरमेंट देना है, जैसा कि अरुण जी ने कहा, ये बेहद ज़रूरी है। शायद इसमें गलती सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं है, सरकार की नहीं है, गलती कुछ हद तक हमारी भी है, क्योंकि हम सांस लेते हैं और उस धूल मिट्टी को हम अपने अंदर लेते हैं और कभी उफ तक नहीं करते। आज तक हमारी तरफ से या एक आम आदमी की तरफ से ये आवाज़ नहीं उठाई जाती है कि ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर भी कोई कदम उठाया जाए। फिलहाल आप दोनों स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भिवाड़ी के प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे क्या है क्रिसिल की रेटिंग।